to be going to be promoted as एसोसिएट प्रोफेसर्स, है ना, सिलेक्शन पोस्ट पे जा रहे हैं. ग्रेड 17 और 18 की जो पोस्टें हैं ना, दे आर कॉल्ड नॉन सिलेक्शन पोस्ट, और 19 एंड अबव की जो पोस्ट हैं दे आर कॉल्ड सिलेक्शन पोस्ट. और जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, काम भी बढ़ जाता है, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है. ठीक हो गया. तो इसीलिए अब आपकी जो फर्दर प्रमोशन होनी है ना, उसमें क्वांटिफिकेशन होगी. ठीक है. और इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे जी प्रमोशन पॉलिसी 2010 में, कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एक एफिशिएंसी पैरामीटर है, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसको आपको मेंटेन करना होगा. और डिटेल तो आप पढ़ेंगे उसको प्रमोशन पॉलिसी 2010 में, मगर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इसमें आपके ट्रेनिंग के भी मार्क्स होंगे, आपके क्वांटिफिकेशन होगी एसीआरस की, आपके एसीआरस के मार्क्स होंगे, 70% मार्क्स आपके एसीआरस के होंगे, 15% आपकी ट्रेनिंग के होंगे, और ट्रेनिंग और इसका टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ध्यान से सुने. और 15% मार्क्स फिर जो है ना, जो मेंबर्स होते हैं ना, आपका पीएसबी 2 में केस जाएगा. 18 to 19 है प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 2, एंड इट इज हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी. तो 15% मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं वहां पे मेंबर्स के पास, सभी बहुत सीनियर मेंबर्स होते हैं सेक्रेटरीज रैंक के. तो अगर किसी के कम हो जाए तो वो फिर उनको दे देते हैं. और आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर प्रमोशन, वो जो है ना, आई थिंक शायद 60 या 65 है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बड़ा ध्यान से गौर से लेक्चर सुनना है. और आज जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज पीसीएस एक्ट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये आपको पता है 1973 में फाइनलाइज हुआ था. इससे पहले आप सबने और मैंने भी, हमने सोशल स्टडी पढ़ी, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी, बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने और वो खत्म होते रहे. किसी में कोई अमेंडमेंट आई, किसी में कोई फ्लॉप हो गया. तो सब आज जो हमारा मुश्तरका कॉन्स्टिट्यूशन है मुतफिका तौर पर जो पास हुआ, जो आज भी गो के अमेंडमेंट्स बहुत सारी आ गई हैं बट स्टिल इन वोग है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर इसके अंदर सारी आर्टिकल्स आते हैं कि कौन से काम कैसे होने हैं, डिटेल्स आती हैं उसकी. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारा आर्टिकल 139 में स्पेसिफाई किया गया कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपना काम चलाने के लिए, अपने रूल्स ऑफ बिजनेस चलाने के लिए डिफरेंट रूल्स बनाएगी. ठीक है. और फिर आर्टिकल 240 के अंदर ये कहा गया कि जब ये रूल्स बनेंगे तो इसमें जो सर्विस की अपॉइंटमेंट और कंडीशंस को भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकारी मुलाजिम सरकारी मुलाजमत इख्तियार करेगा उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या क्या होंगी. ये सारी की सारी चीजें आज हमने थोड़ी थोड़ी देखते, आज एक्चुअली हम दरिया को कूजे में बंद करेंगे. ये मदर ऑफ ऑल रूल्स, ऑल रेगुलेशंस और पॉलिसीज का जो माखज है, जो जहां से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, जो मदर है इसकी सोर्स है, वो पीसीएस एक्ट है 1974. ठीक है. सो एक्ट जो है, जब आपने अब तक माशाल्लाह से प्रमोशन पॉलिसी 2010 आ चुकी है और ट्रेनिंग्स मैंडेटरी हो गई हैं. मेरा ख्याल है आपने भी इससे पहले काफी सारी ट्रेनिंग्स ले ली होनी है, आपको बहुत सारी चीजें पहले आई प्रिज्यूम कि पता होंगी. तो ये जो एक्ट, जब किसी चीज के साथ हम एक्ट का नाम लगा देते हैं तो ये एक ऑथेंटिक बात बन जाती है. ये एक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कि लीगलाइज्ड होता है. ठीक है. जिसकी एक बाकायदा लीगल वैल्यू होती है. यानी कि अगर कोई सूबे की असेंबली या फेडरल गवर्नमेंट अपनी नेशनल असेंबली से, सेनेट से किसी बिल को पास कर देती है तो वो उसका दर्जा एक्ट का दर्जा इख्तियार कर जाता है. तो ये पीसीएस एक्ट 1974 है, ये पंजाब की असेंबली से पास हुआ है, उसके बाद ये पब्लिश हुआ है. अच्छा, अब ये जो एक्ट होता है ना, इसमें चीजें थोड़ी थोड़ी बताई जाती हैं, डिटेल नहीं होती. हमेशा एक्ट की डिटेल के लिए हमें उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट होना है, कैसे करना है, उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं. तो इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं ना, उसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स. कि सिविल सर्वेंट आएगा जब नौकरी में, उसको नौकरी मिलेगी तो उसकी सर्विस कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उस पर कौन कौन सी डूज होंगे, डोंट्स होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उसकी सर्विस की, ये सारी की सारी डिफाइन की गई पीसीएस एक्ट में. उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल्स बनाए गए उसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974. ठीक है. तो सेक्शन 4 हमारे जो एक्ट का है पंजाब का, वो बताता है कि सूबे के निज़ाम को चलाने के लिए जो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स के लिए ओरिजिनली तो सबसे पहले जो पावर सारी की सारी थी
वो गवर्नर के पास थी, और फिर गवर्नर से ये ऑथराइज होती हैं, आगे फिर सीएम के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो ये पीसीएस एक्ट जो है, इसकी डिटेल डिलीब्रेशन के लिए एएनसीएस रूल्स 1974 बना दिए गए। यानी इसको मैं आपको फर्दर आम फहम वर्ड्स में एक्सप्लेन अगर करूँ ना, तो मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे हम मुसलमान हैं और हमारा जो एक्ट है वो कुरान है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हम सब इस बात को मानते हैं। कुरान में सारी जिंदगी कैसे गुजारनी है, सब हर तमाम अहकामात दे दिए गए। अब तमाम अहकामात हैं वो उनकी डिटेल नहीं बताई गई। जैसे है ना, नमाज है, जगह जगह है नमाज कायम करो, नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज में कितनी नमाजें होंगी, सुनते क्या है, फर्ज क्या है, रुकू कैसे, सजदा कैसे, क्या पढ़ना है इसमें, उसकी डिटेल के लिए फिर सुन्नत आ जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिर तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाई। ठीक है, तो उसके लिए इसका मतलब है वो कुरान एक्ट था और सुन्नत जो है वो उसके रूल्स हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है कि पीसीएस एक्ट है 1974, और उसको उसके अंदर चीज़ों को कैसे लेके चलना है और कैसे उनकी उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए फिर जो रूल्स बना दिए गए हैं उसको हम एएनसीएस रूल्स 1974 कहेंगे। और इसमें आज हम थोड़ा तमाम रूल्स को टच करते जाएंगे। बाकी आपके इन रूल्स के इंडिपेंडेंट सेशंस अलग-अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो उसके लिए तो चाहे मुझे 40-50 में भी लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको सुपरफिशली थोड़ा टच करती जाऊंगी, और फिर ये इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बाद में आपके साथ सेशंस होते जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल रूल्स और ऑल रेगुलेशंस है। इसमें वर्ड अब आ रहा है, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हम देख लेते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? हर इस एक्ट के अंदर बता दिया गया है कि हर जो ग्रेड है, हर पोस्ट है, उसको चलाने के लिए, उस पर अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई ना कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। अगर हम अपने आप को सिर्फ एचईडी तक लिमिटाइज करें और हम अपने एचईडी के रूल्स देखें, सब स्ट्रक्चर देखें, हमारा जैसे केडर जो है वो लेक्चर से शुरू होता है, तो ग्रेड 17 की और ग्रेड 18 की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईडी है। और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ही होता है, और ग्रेड 19 और ग्रेड एंड अबव की अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। गवर्नमेंट ने अपना निज़ाम चलाने के लिए कुछ बॉडीज़ को ऑटोनमस का स्टेटस दे दिया है, कुछ सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर बीइंग सेटअप। ठीक है, तो इससे खास लॉ के तहत ये सेटअप की गई हैं। और ये जैसे अब मैं आपसे जिक्र करूं कि बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है, ये एक एक्ट के तहत बनाए गए हैं। इनका एक्ट जो है वो पंजाब असेंबली ने पास किया है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक्ट है। उस हर यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है तो उसका एक एक्ट बनता है, वो एक्ट फिर पंजाब असेंबली में भेजा जाता है। पंजाब असेंबली में जो उसकी उस पर लेजिस्लेशन होती है और उस पर डिस्कशंस होती हैं, और जो फिर मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, कैबिनेट में डिस्कशन के बाद वो अप्रूव होता है। जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है, और एक्ट के तहत ये ऑटोनमस बॉडीज बनती हैं। ठीक है, इसी तरह से बोर्ड है। अगर बोर्ड का नाम आएगा तो बोर्ड से मुराद जो है वो प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड हो सकता है, जो PSB 1 और PSB 2 है। ठीक है, इसी तरह से इससे मुराद सिलेक्शन बोर्ड भी हो जाता है। सिलेक्शन बोर्ड्स मुख्तलिफ टाइम टू टाइम बनाए जाते हैं, अबॉलिश भी हो जाते हैं। कई दफ़ा माजी में भी बनाए गए, एडहॉकीज ने कई दफ़ा कोर्ट केसेस किए, और उन्होंने कोर्ट जजेस ने उनको स्पेशल रिलीफ दिया कि ये PPSC के थ्रू सिलेक्ट नहीं हो सके, इनके तीनों चांस जो हैं वो उन्होंने अवेल कर लिए, एक्सपायर हो गए, ओवर एज हो गए। तो PPSC को कहा आप इनके लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बना दें जिनमें फ्रेश कैंडिडेट नहीं आएगा, सिर्फ ये अपीयर होंगे, आप इनकी एलिजिबिलिटी चेक कर लें और इनको जो है ना वो रेगुलराइज कर दें इनकी सर्विसेज को। तो ऐसे सिलेक्शन बोर्ड्स भी स्पेशल बनाए जाते हैं और डिफरेंट, या जैसे एडहॉकीज की अपॉइंटमेंट्स के लिए सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए जाते हैं। फिर कमीशन का वर्ड आता है इसके अंदर। कमीशन से मुराद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो सारी रिक्रूटमेंट्स ऑफिसर्स की ग्रेड 16 एंड अबव की तमाम रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो PPSC के थ्रू होती हैं। फिर कमेटीज़ का नाम है, कमेटीज़ से मुराद DPC भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है ये हर डिपार्टमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसमें ग्रेड 17 से 18 के केसेस, ग्रेड 17 से 18 के जो प्रमोशन के केसेस हैं वो डिस्कस होते हैं, और इसकी जो DPC के जो इंचार्ज हैं वो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं। जैसे मैं HED की बात करूं तो हमारी आपकी
इससे पहले जब 17 to 18 प्रमोशन हुई थी तो डीपीसी की मीटिंग हुई थी आपकी। डीपीसी की मीटिंग को चेयर को की जो अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईडी है, मगर सेक्रेटरी एचईडी चूंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो इसलिए उन्होंने ये पावर, उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारी अपनी पावर्स नीचे डेलीगेट की होती है। तो ये जो पावर है ये डेलीगेटेड है टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन या एस्टैब्लिशमेंट, वो मीटिंग को चेयर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी एचईडी। तो इसमें केसेस डिस्कस होते हैं। इसी तरह सिलेक्शन कमेटीज हैं, डिफरेंट सिलेक्शन कमेटीज बनाई जाती हैं फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंटर्नीज की रिक्रूटमेंट के लिए, सीटीआईज की रिक्रूटमेंट्स के लिए, फिर एडहॉकीज की रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो सिलेक्शन कमेटीज जो हैं वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो बनाती रहती है। फिर डिपार्टमेंट का वर्ड आता है। डिपार्टमेंट, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब गवर्नमेंट का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 अमेंड हो गए 2016 में। इसमें जो इनका हेड है वो चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर फिर अपना काम चलाने की उसकी कैबिनेट होती है। फिर इसी तरह से उन्होंने नीचे जो है वो ब्यूरोक्रेसी का इंचार्ज बनाया हुआ है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी ने अपना काम चलाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। हर डिपार्टमेंट जो है उसका अपना अपना एक फंक्शन है, उसका अपना अपना रोल है। ठीक है, वो जो है वो पूरा उन्होंने डिफाइन किया होता है सेक्रेटेरिएट ऑफ मैनुअल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। फिर हर डिपार्टमेंट ने अंदर फिर अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं अपना काम चलाने के लिए, यूनिट्स होते हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सारा ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर डिफाइन होता है हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। फिर ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स बता दिए गए हैं 1 से लेके, ठीक है, 22 तक ग्रेड्स हैं डिफरेंट, हर एक का अपना अपना नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, ये भी सारे के सारे पीसीएस एक्ट रूल्स के अंदर, एएनसीएस रूल्स में लिखे हुए हैं। फिर पोस्ट हैं, सूबे के इंतजाम को चलाने के लिए डिफरेंट पोस्ट क्रिएट की गई हैं। ठीक है, पोस्ट के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन, जैसे आप देखें हमारे यहाँ ग्रेड, ग्रेड क्या है 17, पोस्ट का नाम क्या है लेक्चरर, ग्रेड है 18, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये तमाम मामला जो है उनको देखा जाता है। अच्छा, अब पीसीएस एक्ट 1974 के तहत याद रखिएगा अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं ये सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आपने क्या कहना है, ऐसा एम्प्लॉई जिसकी भर्ती, जिसकी अपॉइंटमेंट पीसीएस एक्ट 1974 के तहत हुई है वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा। और ऐसा एम्प्लॉई जिसकी अपॉइंटमेंट पीसीएस एक्ट 1974 के तहत नहीं हुई तो सिविल सर्वेंट नहीं कहलाएगा। मसलन अगर किसी की अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत हुई है तो वो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है। एडहॉकीज, डेली वेजर्स, करंट चार्ज बेसिस पे जो काम करने वाले हैं, दे आर नॉट सिविल सर्वेंट। अब अपॉइंटमेंट्स का तरीकेकार क्या होगा, इस एक्ट में रूल्स में बता दिया गया है कि 3 किस्म की अपॉइंटमेंट्स के तरीकेकार हैं। पहली अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट है। इनिशियल अपॉइंटमेंट बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन है। इनिशियल अपॉइंटमेंट और डायरेक्ट सिलेक्शन दोनों सेम है, चाहे वो ग्रेड 17 में हो, 18 में हो, 19 में हो या 20 में। ठीक है, दूसरी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट टू अ हायर ग्रेड थ्रू प्रमोशन। ग्रेड 18 में आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, प्रमोशन के थ्रू जा रहे हैं, अगेन ये आपकी अपॉइंटमेंट है। इसी तरह से थर्ड क्या है, ट्रांसफर, आप किसी दूसरी सीट पर ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, कैसा अपॉइंटमेंट का तरीकेकार क्या है, मोड क्या है, थ्रू ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये मोड हैं अपॉइंटमेंट्स के। अच्छा, उसके बाद देखें अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कब होती हैं, यानी कि प्रमोशन कैसे होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे होगी, इनिशियल रिक्रूटमेंट कैसे होगी या ट्रांसफर कैसे होगी। तो तीनों चीज़ों के लिए एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो है अकरेंस ऑफ अ क्लियर वैकेंसी। जब तक क्लियर वैकेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं होगी हायर ग्रेड में तब तक प्रमोशन नहीं हो सकती। तब तक डायरेक्ट सिलेक्शन का कोटा अगर है, पोस्ट अवेलेबल है, तब डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। इसी तरह से अगर क्लियर वैकेंसी है तो ही ट्रांसफर होगी। तो पोस्ट का क्लियर वैकेंसी का अवेलेबल होना, अब क्लियर वैकेंसी से मुराद यहाँ पे क्लियर वैकेंसी सेम ग्रेड की है। एक ग्रेड 17 का एरेटिक पोस्टिंग की बात नहीं यहाँ पे हुई। एक ग्रेड 17 का लेक्चरर है इंग्लिश का, वो सपोज लाहौर से ट्रांसफर होकर शेखुपुरा जाना चाहता है, तो शेखुपुरा के कॉलेज में ग्रेड 17 का लेक्चरर इंग्लिश का, अगर शेखुपुरा गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में ग्रेड 17 की पोस्ट इंग्लिश की खाली होगी, क्लियर वैकेंसी होगी, ओनली देन ही कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, तो क्लियर वैकेंट पोस्ट अवेलेबल होगी रिस्पेक्टिव कोटा में। और अगर इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन है तो डायरेक्ट सिलेक्शन का कोटा अगर अवेलेबल है
तो डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। अगर प्रमोशन का कोटा वेला है, हर एक का अपना अपना कोटा है, हर एक के अपने अपने रूल्स हैं, तभी ये होगी। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको जब आप पढ़ेंगे प्रमोशन पॉलिसी 2010, तो उसमें आप इसकी सारी डिटेल्स जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट रूल्स जो है इसके लिए फ्रेम किए गए, हर डिपार्टमेंट को कहा गया आप अपने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाएं। रिक्रूटमेंट रूल्स बेसिकली आपके सर्विस रूल्स हैं। सर्विस रूल्स में तमाम बातें आ जाती हैं। सर्विस रूल्स में ग्रेड का नाम आएगा, पोस्ट का नाम आएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, एज मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर ये कि ये जो पोस्ट है ये थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट, इसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू 100% पोस्टें फिल होंगी, या इसमें हमें डायरेक्ट सिलेक्शन भी डालनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये एंड में इसका परफॉर्मा भी दिया हुआ है। जब मैं आपको परफॉर्मा दिखाऊंगी तो मजीद आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हमारे जो सर्विस रूल्स हैं, ये लास्ट जो ओवरहॉलिंग हुई थी, इसमें सारे के सारे ओवरऑल इसमें चेंज हुए थे। ये मैडम राशिदा मलिक ने किए थे 1998 में, और उसको नोटिफाइड डीपी ऑफिस ने 2002 में किया था। ठीक है, और आज भी वही चल रहे हैं। छोटी मोटी एक दो अमेंडमेंट्स अभी रिसेंटली आई हैं, बाकी हमारे वही सर्विस रूल्स हैं जो कि हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है कि अगर हमने अपॉइंटमेंट्स करनी है तो जाहिर है इसके लिए रिक्रूटमेंट्स करते हैं हम, और डिफरेंट जो हैं वो बॉडीज बनाई गई। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या है, हमारी सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स पीपीएससी के थ्रू होती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड 17 एंड अबव की तमाम पोस्टें पीपीएससी के थ्रू जो है ये इनकी रिक्रूटमेंट होती है। और इसमें ग्रेड है, तो इसमें हमारी इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो सारे का सारा कैडर जो है वो हमारा इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है। नीचे से कोई ग्रेड 14, 15, 16 से प्रमोट होके नहीं आ सकता। ये सारी इनिशियल रिक्रूटमेंट ही होती है। अब हम आगे ऊपर ग्रेड 18 को देखते हैं। अगर जब हम ग्रेड 18 पे जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारी पोस्टें हैं ये इसमें अब कोटा आ जाता है। ठीक है, और हायर पोस्ट के लिए जरूरी भी होता है डायरेक्ट सिलेक्शन का कोटा हमें देना पड़ता है। मिनिमम 4:1 का कोटा होता है। उसमें क्या होता है कि 75-25% का कोटा है कि हमारी जो ग्रेड 18 की पोस्टें हैं, सपोज अगर वो 100 पोस्टें हैं तो 75 पोस्टें जो हैं उसमें से वो फिल होंगी थ्रू प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस। और जो हमारी रिमेनिंग 25% यानी 25 पोस्टें जो बच गई हैं वो फिल होंगी, वो डायरेक्ट कोटे की पोस्टें हैं, दे शैल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट हर 2-3 साल बाद पीपीएससी को अपनी पहले कैलकुलेट करती है पोस्टें पूरे कोटे के हिसाब से, वेकेंट पोस्टें, और फिर उनकी रिक्वेजिशन जो है वो भेज दी जाती है पीपीएससी को, और पीपीएससी उसके बाद अपना ड्यू डिलीजेंस करके सारा प्रोसेस कंप्लीट करके तो रिकमेंडेशंस भेज देती है, और उसके ऊपर फिर जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं। इसी तरह से आप देखें 19 की पोस्टें देखें, 19 की जो है हमारी इसमें 70-30 का है कि हमारी 70% पोस्टें जो हैं वो फिल होती हैं ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस पे, टोटल कार्डर स्ट्रेंथ ग्रेड 19 की पोस्टों का। और जो रिमेनिंग 30% पोस्टें हैं हमारी ग्रेड 19 की, दे शैल बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, वो पीपीएससी के थ्रू फिल होंगी। फिर मूविंग ऑन टू द ग्रेड 20, ग्रेड 20 में देखें आप प्रोफेसर की पोस्ट है, उसमें 80-20 का कोटा है। 80% पोस्टें फिल होंगी ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेस के ऊपर, टोटल कार्डर स्ट्रेंथ की पोस्ट प्रोफेसर की। और जो रिमेनिंग 20% पोस्टें हैं वो फिल होंगी थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट सिलेक्शन पीपीएससी के थ्रू। फिर एक और आपको नजर आ रही है कमेटीज, मैंने आपको बताया डिफरेंट कमेटीज ही बना दी जाती हैं, उनके थ्रू भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं। लेकिन अमूमन जो रेगुलर पोस्टें हैं वो पीपीएससी के थ्रू ही, ऑफिसर रैंक की पोस्टें उनके थ्रू ही फिल होती हैं। वैसे टेम्परेरीली जैसे कोई सीटीआईज वगैरह रखनी है तो उसके लिए कमेटीज बना दी जाती हैं। आपको पता है सीटीआई की जो अपॉइंटमेंट है वो नीड बेस्ड है, और इसको जो है टेम्पररी होती हैं, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर रखी जाती हैं। और बाद में जो ही उस पर लिख जाता है टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट फ्रॉम द पीपीएससी। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months, 10 months या 1 year, और टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट फ्रॉम द पीपीएससी। आगे लिख देते हैं विच एवर इज अर्लियर, यानी अगर तुम्हारा पीरियड पहले पूरा हो गया तो भी तुम फारिग हो, या अगर पीपीएससी से रेगुलर इनकम्बेंट आ गया तो भी तुम फारिग हो। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सिलेक्शन बोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये भी अमूमन एडहॉक की अपॉइंटमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। आजकल हमारी तो जो कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो भी पीपीएससी के थ्रू हुई हैं। ठीक है, 2002 की अपॉइंटमेंट्स,
5 के जो हमारे बैच आए ये सारे बीपीएससी के थ्रू आए। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो रेगुलराइज हो चुके हैं सारे। तो मोड हमारे पास जो है रिक्रूटमेंट्स के फिर वो बेसिकली दो ही होगी। एक रेगुलर मोड है, रेगुलर मोड मैंने आपको बता दिया वो जो है वो पीसीएस एक्ट 1974 के तहत है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वही उसको गमान करेंगे और वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा। दूसरा मोड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज कहलाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी और री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी आपका एक फुल फ्लेज लेक्चर है जो कि आप जो है उसमें आपको फर्दर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगला सेक्शन देखें आप, सेक्शन 5 आ गया हमारे पास प्रोबेशन का सेक्शन। प्रोबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें एम्प्लॉय जो है अभी उसकी हैसियत परमानेंट एम्प्लॉय की नहीं है, आर्जी है, टेम्पररी है, अभी उसकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, अंडर ट्रायल बेसिस वो काम कर। ठीक है, यही वजह है कि आपने देखा है पीपीएससी की पोस्टें जो आती हैं अखबार में इश्तेहार पे लिखा होता है टेम्पररी लाइकली टू बिकम परमानेंट, यानी जाहिर है पोस्ट आई है, आप अप्लाई करेंगे, पहले आपका स्टेटस जो होगा वो टेम्पररी एम्प्लॉय का होगा, प्रोबेशनरी पीरियड पे आप रहेंगे और कुछ एक मखसूस मुद्दत के बाद अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर आप जो है उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो प्रोबेशनरी पीरियड कितना है ये हम जरा देख लेते हैं। अगर आप दोनों का फ़र्क है, अगर आपकी इनिशियल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट सिलेक्शन है तो उसके लिए रूल और है, और अगर आप प्रमोशन के थ्रू प्रमोशन आप जो है हायर ग्रेड के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपका प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो फ़र्क है। ठीक है, मैं दोनों आपके साथ अभी डिस्कस कर लेती हूँ। पहली बात क्या है कि अगर आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट है, ठीक, तो इस सूरत में इसका मतलब है ये एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं है, आप रेगुलर पीपीएससी के थ्रू अपॉइंट होके आए हैं। अब क्या है कि आप 2 साल के लिए आपका जो पोस्ट है ये आपकी सर्विस जो है ये टेम्प्रेरी है और इसको अब अटैच कर दिया है, कंडीशनल कर दिया गया है सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन। और प्लस अगर आपकी सीट या आपकी पोस्ट के साथ कोई जुड़ा हुआ साथ कोई एग्जाम है, कोई ट्रेनिंग है, कोई टेस्ट है, ठीक है, कोई कोर्स है, तो आपने ना सिर्फ ये कि वो 2 साल का अरसा आपने सेटिस्फैक्टोरली काम करना है, कोई शिकायत का मौका नहीं देना है, और उसके साथ साथ वो जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जैसे पीएमएस वालों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपने वो ट्रेनिंग भी पास करनी है, ट्रेनिंग के साथ जो जुड़ा हुआ उसका टेस्ट है वो भी क्लियर करना है, एग्जाम है वो भी पास करना है, कोई और कोर्स है वो भी क्लियर करना है। तो ये सारा कुछ अगर आप सेटिस्फैक्टोरीली कर लेते हैं तो ओनली देन उसके बाद आपका चेक किया जाएगा कि आया आपको रेगुलर किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, सो अब प्रोबेशन जो है अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, अगला रूल 7 देखें, सेटिस्फैक्टोरली आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने ट्रेनिंग का टेस्ट और एग्जाम भी पास कर लिया है, तो अब अगर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपका गजट नोटिफिकेशन इशू कर देता है, गजट नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में भी कहा गया था कि उस सूबे के अंदर जितने भी ग्रेड 16 एंड अबव के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो जो मामलात हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स, वो तमाम के तमाम जो ऑर्डर्स हैं उनको हर 2-3 महीने बाद एक गजट प्रिंट हुआ करेगा। जैसे आपके कॉलेज में आप जो है वो मैगजीन छापते हैं या आजकल तो बड़ा रवाज आ गया है न्यूज़ लेटर आप साल या 6 महीने बाद प्रिंट करते हैं, तो उस अरसे के दौरान जितने वाकयात हुए होते हैं ना कॉलेज में, इंसिडेंट्स को तस्वीरें और रिपोर्टें और सारी वो कहानियां आप उसमें लिखते। इसी तरह से गजट नोटिफिकेशन भी ऐसा ही होता है जी कि हर सूबे में सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस होता है, हमारे सिविल सेक्रेटरी के साथ इनका दफ्तर है, वो हर 2-3 महीने बाद अपना एक गजट नोटिफिकेशन प्रिंट करते हैं। करना चाहिए, मुझे नहीं पता अब होता है कि नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत ह्यूज हो गई है ना, इसलिए अब चीज़ें उस तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं होती। लेकिन जो इनिशियल इसका स्पिरिट था वो यही था कि हर 2-3 महीने बाद गजट नोटिफिकेशन छपा करेगा और उसके अंदर हर पेरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन पे होंगे उनको 2 साल के बाद अगर उनकी सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हो गया है और टेस्ट ट्रेनिंग कोर्स उन्होंने पास कर लिया है तो उनका गजट नोटिफिकेशन वो प्रिंट करेंगे कि हाँ जी ये हमारे एम्प्लॉय परमानेंट हो गए, और उनका गजट उसकी कॉपी जो है गजट नोटिफिकेशन में भी छप जाया करेगी। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ह्यूज है, काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए अब गजट नोटिफिकेशन नहीं प्रिंट होता।
तो जब गजट नोटिफिकेशन ना प्रिंट हो तो उसके लिए भी एक और प्रोविजन दे दी गई थी। वो प्रोविजन ये थी कि इन केस अगर आपका 2 साल के बाद आपका गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ तो इट मीन्स द पीरियड ऑफ प्रोविजन शैल बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो टोटल मैक्सिमम जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो 3 साल का हो गया। 2 साल पहले इनिशियल रिक्रूटमेंट पे या डायरेक्ट सिलेक्शन पे, और प्लस 1 ईयर कहाँ से ऐड हो गया कि आपका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 3 years द एम्प्लॉय शैल बी deemed to be, deemed का वर्ड मैं यूज कर ली हूँ, shall be deemed to be considered as a permanent employee। ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो किसी टेम्पररी पोस्ट पे काम ना कर रहा हो। वो जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो पोस्ट रेगुलर पोस्ट हो, सब्सटेंशिव पोस्ट हो। सब्सटेंशिव पोस्ट एक रेगुलर पोस्ट होती है। वो किसी टेम्पररी पोस्ट पे काम ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय खुद ब खुद परमानेंट पोस्ट जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा जो है वो इख्तियार कर जाएगा। ठीक है। सो अगर आपका इनिशियल प्रोबेशनरी पीरियड यानी 2 साल के बाद अगर आपका गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, कोई ऑर्डर से मुराद ये वो गजट नोटिफिकेशन नहीं है, अगर आपका ऑर्डर इशू नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है वो 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड हो गया। और उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, 3 साल के बाद अगर आप एक रेगुलर पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। The probationer shall deem to be have been confirmed, वो कंफर्मेशन हो जाएगी, वो एक रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा पा जाएगा और उसकी प्रोबेशन ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगी और उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी सेम पोस्ट के ऊपर। ठीक है। और अगर एक और कंडीशन इसमें आ गई है, अगर वो जो सिविल सर्वेंट है प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान उसको छुट्टी पे जाना पड़ता है, और वो छुट्टी ऐसी है, जाहिर है अभी अर्न लीव उसकी इतनी ज्यादा नहीं है। अर्न लीव क्या है, ये तमाम लीव्स की डिटेल आप लीव रूल्स 1981 में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अगर उसको ईयूएल विदाउट पे जाना पड़ता है, ईयूएल विदाउट पे एक खास किस्म की छुट्टी है जो कि लीव रूल्स 1981 में इसको मेंशन किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे। ईयूएल विदाउट पे अगर किसी सिविल सर्वेंट की सर्विस 1 दिन की भी हो गई है और 10 साल से कम है तो उसको उसका पेरेंट डिपार्टमेंट 2 साल की ईयूएल विदाउट पे दे सकता है। कितनी दे सकता है? 2 साल की उसको ईयूएल विदाउट पे दे सकता है, और फर्दर 3 साल की ईयूएल विदाउट पे उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो देता है। ठीक है। तो इस तरह से 5 साल के बियॉन्ड जो है ईयूएल विदाउट पे फिर वो सीएम के पास जाती है, रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स और पॉलिसी। अच्छा, अब वो आपको ये बता रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अभी उसका प्रोबेशनरी पीरियड पूरा नहीं हुआ था, प्रोबेशन के दौरान उसको ऐसा मसला पेश आ गया कि उसको ईयूएल विदाउट पे जाना पड़ा, तो ऐसी सूरत में उसका ये जो पीरियड है ईयूएल विदाउट पे वाला, ये उसकी रेगुलर सर्विस में से माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये जो ईयूएल विदाउट पे जब भी कोई जाता है तो उसकी सर्विस में ब्रेक आ जाता है। जब आप वर्ड यूज करते हैं ना क्वालिफाइंग सर्विस, आपने कई दफा यूज होगा, वो कहते हैं जी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए 25 साल की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए होती है। तो यहाँ पे अब क्वालिफाइंग सर्विस से क्या मुराद दी जाएगी? क्वालिफाइंग सर्विस वो सर्विस है जिसमें कोई गैप नहीं है। गैप से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इस सर्विस के दौरान आपने कोई ईयूएल विदाउट पे नहीं। ठीक हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अगर वो ईयूएल विदाउट पे चला गया साल के लिए तो उसका प्रोबेशनरी पीरियड, इसका मतलब है 1 साल मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। यानी जितना अरसा वो यूएल विदाउट पे रहेगा उतना अरसा उसका जो है वो डेपुटेशन, ये जो पीरियड है प्रोबेशन वाला, ये मजीद एक्सटेंड होगा और उसको आके अपना पीरियड पूरा करना पड़ेगा। यानी मतलब ये हुआ मैक्सिमम हमने ये कह दिया कि इनिशियल रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारा जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 साल का है। 3 साल के दौरान अगर उसने 1 साल प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान ही अभी वो कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई है और वो दोबारा जो है वो चला जाता है ईयूएल विदाउट पे 1 साल के लिए, तो इसका मतलब है ऐसी सूरत में उसका प्रोबेशनरी पीरियड 4 साल का हो जाए। क्योंकि जितना अरसा वो ईयूएल विदाउट पे रहेगा वो उसकी सर्विस काउंट नहीं होगी, उसको वापस आके उतनी सर्विस 1 साल मजीद काम करना पड़ेगा। और जब उसके टोटल 4 साल हो जाएंगे माइनस 1 साल का पीरियड उसका माइनस हो जाएगा ईयूएल विदाउट पे का, उसके बाद 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद प्लस 1 ईयर ईयूएल, 4 साल के बाद
फिर उसकी कंफर्मेशन होगी उसके ग्रेड के अंदर। और जितना अरसा याद रखें जब वो यूएल विदाउट पे रहेगा, उस अरसे के दौरान ना तो उसकी प्रमोशन हो सकती है, ना वो अपनी सीनियरिटी क्लेम कर सकता है, और ना ही उसकी कंफर्मेशन होगी। ठीक है। और एक सेपरेट डीपी ऑफिस में एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है, और डीपी ऑफिस के अंदर ही एक स्टैटिक लिस्ट भी बनाई जाती है। ठीक है। और वो जो स्टैटिक लिस्ट है, उस स्टैटिक लिस्ट, वो स्टैटिक लिस्ट से मुराद एक ऐसी लिस्ट है जो कि एक स्टैग्नेंट, स्टैटिक बेसिकली फिजिक्स का एक टर्म है, स्टैटिक मोशन, जिसमें कोई मोशन ही ना हो, स्टैटिक हो, स्टैग्नेंट हो। तो स्टैटिक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कि 5 साल से ज्यादा की छुट्टी पे चले जाते हैं, या अपने प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान यूएल विदाउट पे जाते हैं, तो उनका नाम नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट में से निकाल दिया जाता है, उसको स्टैटिक लिस्ट पे डाल दिया जाता है। फिर जब वो वापस आते हैं तो जितना अरसा वो यूएल विदाउट पे रहते हैं, उतना अरसे की सीनियरिटी उनकी बीच में से माइनस करके अकॉर्डिंगली फिर उनकी दोबारा सीनियरिटी लिस्ट जो है वो एडजस्ट की जाती है, और नई सीनियरिटी लिस्ट में उनको नया सीनियरिटी नंबर असाइन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ ही कंफर्मेशन जो होनी है, प्रोबेशन आपने देख लिया सेक्शन 4 सेक्शन 5 में, कंफर्मेशन जो उसकी होनी है वो सेक्शन 6 के अगेंस्ट, सेक्शन 6 में होनी है। और वो ये कहता है कि कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि आप जिस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए, वो टेम्पररी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप टेम्पररी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपकी कंफर्मेशन नहीं होगी। वैसे ना हमारे एचईडी में जितनी भी पोस्टें हैं वो सब रेगुलर पोस्टें हैं, कोई टेम्पररी पोस्ट नहीं है। सिर्फ टेम्पररी पोस्ट हमारी एक पोस्ट होती है जो ओएसडी की पोस्ट, खुदा ना खास्ता किसी की अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके ऑफिस या उसके कॉलेज में ओएसडी की एक पोस्ट टेम्पररीली क्रिएट की जाती है उसके फैमिली मेंबर्स को, फैमिली वो सैलरी देने के लिए। ठीक है। अदरवाइज कॉलेज में जो हमारी पोस्टिंग होती हैं वो परमानेंट पोस्टिंग होती है। अच्छा, ये मैंने आपको कंफर्मेशन का अब उसका तो बता दिया, इनिशियल रिक्रूटमेंट का। अब हम देखते हैं प्रमोशन थ्रू अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन। सेकंड केस था, सेकंड मोड था अपॉइंटमेंट का, कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है थ्रू प्रमोशन हायर ग्रेड में, तो क्या इस केस में भी उसकी वो प्रोबेशनरी पीरियड पे जाएगा और किसी खास टाइम तक जो है वो उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकेगी? जी बिल्कुल, इसका आंसर यस है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन, उसका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो 1 साल का है। ठीक है। 1 साल तक उसका जो स्टेटस है वो टेम्पररी एम्प्लॉय का होगा, उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके कंडक्ट को, उसके जो है वो बिहेवियर को जज किया जाएगा। ठीक है। और अगर इस अरसे के दौरान कोई मिसकंडक्ट होता है तो उसकी सर्विसेज बड़े आराम से टर्मिनेट की जा सकती हैं, उसको पीड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए यही फर्क है एक रेगुलर एम्प्लॉय का और एक प्रोबेशनरी, एक ऐसे एम्प्लॉय का जो प्रोबेशन पे है, उसका फर्क ही है। रेगुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रॉपर रेगुलर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर पीडा एक्ट 2006 इनिशिएट करनी पड़ेंगी। शो कॉज देना होगा, हियरिंग बुलाना है, पर्सनल हियरिंग देनी है, सारा कुछ करना। लेकिन एक प्रोबेशनर जो है, अगर उसकी प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट आ जाती है तो ऐसी सूरत में उसको उस पर पीड़ा नहीं लगाने की जरूरत, उसको सिंपल 1 महीने का नोटिस देके या 1 महीने की एडवांस सैलरी देके फारिग किया जा सकता है। ठीक है। ये आगे चल के आएगी बात, हम इसको दोबारा भी वहां पे देख लेंगे। तो अब हम देख रहे थे प्रोबेशनरी पीरियड, देख रहे थे हम प्रमोशन के ऊपर। तो प्रमोशन के ऊपर आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर के बाद अगर तो आपके डिपार्टमेंट ने आपका गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया, फिर तो आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन जैसा कि जो प्रैक्टिस चल रही है, आपका गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं होता, ऐसे केस में क्या होगा, योर प्रोबेशनरी पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 1 ईयर। 1 साल ऑटोमेटिकली आपका प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंड हो गया, और एक्सटेंड होने के बाद आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years, मैक्सिमम 2 years, मैक्सिमम 2 years किस केस में? प्रमोशन के केस में। तो 2 साल के बाद अब क्या होगा, अब आपको किसी नोटिफिकेशन की, गजट नोटिफिकेशन की ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड of 2 years, the employee shall be deemed to be considered as a permanent employee.
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगा, उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो किसी रेगुलर पोस्ट पे काम कर रहा हो, किसी टेम्पररी पोस्ट पे काम ना कर रहा हो। और हम सब ऑलरेडी पहले ही टेम्पररी पोस्ट पे काम नहीं कर रहे, हम रेगुलर पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल 7A आ जाता है जी, लियन। लियन किस बला का नाम है? 7A इज डीलिंग विद लियन, ए कंफर्म सिविल सर्वेंट। कंफर्म सिविल सर्वेंट से क्या मुराद है? कंफर्म सिविल सर्वेंट वो है जिसने अपना प्रोबेशनरी पीरियड सक्सेसफुली पास कर लिया है और वो रेगुलर पोस्ट, सब्सटेंशियल पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसकी कंफर्मेशन हो गई है। अगर उस पोस्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट, कोई एग्जाम, कोई कोर्स था तो वो भी उसने सक्सेसफुली जो है ट्रेनिंग भी कर ली है, टेस्ट भी पास कर लिया है। अब इसका स्टेटस एक कंफर्म सिविल सर्वेंट का हो गया। ओके, अब ये कंफर्म सिविल सर्वेंट अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरे मुल्क में, मुल्क से मुराद यहाँ पे आप देख लें कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में या आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अप्लाई करता है, तो ऐसी सूरत में उसका तरीक़ेकार ये है कि उसको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। गौर से सुनिएगा, अगर किसी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में पोस्ट आई हायर ग्रेड की, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप कंफर्म सिविल सर्वेंट हैं, आपको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है और एनओसी लेके थ्रू प्रॉपर चैनल आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आपने एनओसी लिया, आपने अप्लाई किया और आपकी सिलेक्शन होगी। अब आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी रिलीविंग भी करानी है। ठीक है, दरखास्त लिख के आपने थ्रू प्रॉपर चैनल आपकी रिलीविंग होगी। इसका आपको फायदा होगा, आपको दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट क्या है? आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको पे प्रोटेक्शन अगर पीछे आपको जो है वो 4 इंक्रीमेंट्स लगी थी, आपकी सैलरी जो है वो सपोज 1 लाख हो गई थी, आप जिस पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं उसकी तो इनिशियल जो है वो 80,000 है, तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगी। आपकी सैलरी वहाँ पे इंक्रीमेंट्स ऐड हुई 1 लाख से ही चलेगी, 80,000 से आपकी सैलरी नहीं शुरू होगी अगर वो गवर्नमेंट का ही इदारा है। ठीक है, एक तो आपको पे प्रोटेक्शन मिल गई। दूसरा क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट का इदारा है, आपकी पीछे सर्विस भी काउंट हो जाएगी टुवर्ड्स पेंशन। और तीसरा आपको फायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप जहाँ कहीं गए हैं वहां पे आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, आपका कोई आपका दिल नहीं लगा, आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आप वापस जाना चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सका, पहला मेरा पुराना डिपार्टमेंट ही ठीक था, मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में भी पीसीएस एक्ट के अंदर इसका जो रूल 7A है ANCS रूल्स का, वो आपको ये प्रोविजन दे रहा है, आपको ये एडवांटेज मिल रहा है सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से कि 3 साल का एक पीरियड है जिसमें आपका इस्तेहकाक और आपका लियन बरकरार है आपकी पुरानी सीट पे। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आपको रिज्वाइन करा लेगा। कब? ओनली इफ यू हैव अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल आफ्टर टेकिंग एनओसी फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रॉपर आप रिलीविंग होके गए हैं तो उस सूरत में आपका लियन बरकरार रहेगा। अगर आप इसके बगैर गए हैं तो आपका कोई लियन नहीं। और लियन के लिए एक रूल और भी है, वो रूल ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, आप जाहिर है वहां पे आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा, और अगर उस नए डिपार्टमेंट के अंदर 2-3 साल से पहले पहले, मैक्सिमम लियन आपका कितना है? 3 साल का है। 3 साल से ज्यादा एक दिन भी ऊपर हो गया ना, आपका लियन खत्म है। आप कहें जी मेरा 3 साल और 1 हफ्ता है तो कोई नहीं, आप रिलैक्स कर दें, कंडोन कर दें मुझे वापस। नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल डे शैल बी रिलैक्स, कंडोन। ठीक है, 3 साल है तो 3 साल ही है, 3 साल से ऊपर एक दिन भी नहीं होना। 3 साल गुजर गया, लियन खत्म हो गया, वापस नहीं आ सकते। और इसके अलावा एक और रूल क्या है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस डिपार्टमेंट में गए, आपकी 3 साल से पहले पहले वहां कंफर्मेशन होगी, आपको वहां पे आपका प्रोबेशनरी पीरियड फॉर एग्जांपल वहां 2 साल बाद पूरा हुआ और उस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ने आपका गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया, इसका मतलब है उन्होंने आपकी कंफर्मेशन कर दी। अब जब आपकी वहां पे कंफर्मेशन होगी ना रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका लियन पिछले वाली सीट से खत्म हो गया। एक टाइम पे आपका लियन एक ही जगह पे आप एक रहेगा, पहले आप पीछे कंफर्म थे, आगे कंफर्म नहीं हुए थे, इसलिए 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने आपको लियन दे दिया। अगर आप जिस नई जगह पे गए 3 साल से पहले पहले, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आप वहां पे कंफर्म हो गए,
तो फिर जो ही आप कंफर्म हुए आपका लियन पीछे खत्म हो गया, ठीक है। सो इसीलिए लिखा हुआ है विच एवर कंडीशन इज अर्लियर, अगर 3 साल पहले पूरे हो गए आप बेशक वहां कंफर्म नहीं हुए, आपका लियन खत्म। और अगर 3 साल पूरे नहीं हुए लेकिन आप वहां पे कंफर्म हो गए तो भी आपका लियन खत्म, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी सीनियरिटी, सेक्शन 7 है हमारा, रूल 8 है पीसीएस एक्ट का। सीनियरिटी के बारे में जी बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटीज, लोगों को पता ही नहीं। बस वो ये कहते हैं कि जिसने पहले ज्वाइन कर लिया ना वो सीनियर हो, जिसने बाद में ज्वाइन किया वो जूनियर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं। आपकी सीनियरिटी कभी भी आपकी ज्वाइनिंग पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आपकी सीनियरिटी फिक्स है। आपकी जिस दिन आप गवर्नमेंट सर्विस में आए थे, ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्विस में भर्ती हुए थे, आपकी एक मेरिट लिस्ट पीछे से आई थी, पीपीएससी ने भेजी थी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपके पूरे बैच की, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट में आई थी, डिपार्टमेंट ने डीपीए ऑफिस को भेज दी, डीपीए ऑफिस ने आपका बैच, वो जो सीनियरिटी लिस्ट चल रही थी, लेक्चरर आप आए थे, उन्होंने नीचे टेल पे लगा दी थी लेक्चरर्स की। आज फॉर एग्जांपल 2024 में कोई आया तो जो पुरानी सीनियरिटी लिस्ट सपोज पहले 2000 लेक्चर्स की चल रही है तो 2001 के ऊपर नए बैच की सीनियरिटी लिस्ट लगा दी जाएगी टेल के ऊपर। तो डे 1 से जो आपका सीनियर था वो आपका सीनियर ही रहेगा, जो आपका जूनियर था वो आपका जूनियर ही रहेगा, ठीक है। आप प्रमोट होते जाएंगे फ्रॉम 17 टू 18, 18 टू 19, 19 टू 20, लेकिन योर इंटर सी सीनियरिटी शैल रिमेन फिक्स, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि बाद में आपके नोटिस नॉलेज में आए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीनियरिटी लिस्टें हर 2-3 साल बाद डीपी ऑफिस जो है ना रिवाइज करता है, लोग जो रिटायर हो गए निकाल दिया, डेथ होगी निकाल दिया, प्रमोट हो गए निकाल दिया, नए आए ऐड कर लिए। तो अपनी सीनियरिटी लिस्ट जब बनती है ना, रिवाइज होती है, तो उसको कहते हैं टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट। उस पर 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है, उसको सर्कुलेट करते हैं, वाइड सर्कुलेशन होती है। अब तो ये नेट का जमाना आ गया तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। तमाम डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को ये भेज देते हैं, उन्हें कहते हैं जी आप अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स को ये दिखा दें, रिस्पेक्टिव ग्रेड के जो है लेक्चर्स की लेक्चर्स को दिखाएं, एपीज, एसोसिएट, प्रोफेसर, ताकि अगर किसी की सीनियरिटी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाटा मिसिंग है, किसी का सीनियरिटी नंबर ठीक नहीं है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे। वो रिप्रेजेंटेशन आपने 1 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। अगर आपने कर दी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं अगेन थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आपका वो मसला हल हो जाता है, आपका डाटा लिख दिया जाता है। अगर आप महीने के बाद नहीं करते तो जाहिर है वो सीनियरिटी लिस्ट फाइनल हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है। फिर बाद में जब कभी कुछ 6-7 साल 8 साल बाद आपको पता चलता है कि जी मेरा तो नाम ही नहीं है, मेरा तो नाम गलत लिखा हुआ है, तो फिर आप बाद में अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस सूरत में फिर जो है सीनियरिटी लिस्ट में मैनुअल चेंजेस की जाती हैं, ए और बी का नाम लिख के, ठीक है। कि अगर आप कहते हैं जी मेरा तो नंबर 101 था, मेरा जूनियर जो है उसको 101 नंबर दे दिया है, मेरा सीनियर 100 नंबर पे है, तो फिर वो क्या कहेंगे, आपके सीनियर को बाद में 100A कर देंगे, आपको बीच में इंसर्ट करेंगे अपना नाम 100B-B करके, ठीक है। इस तरह से इंसर्शन होती है। तो सीनियरिटी लिस्टें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सीनियरिटी लिस्ट में अपना नाम देखते रहा करें, अपना सारा डाटा इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कराएं। और ये सीनियरिटी लिस्ट आपकी डे 1 से बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज आपकी सिर्फ 2-3 सूरतें हैं, वो मैं बता देती हूँ आपकी सीनियरिटी कब चेंज हो सकती है। नंबर 1, आपकी सीनियरिटी चेंज हो सकती है अगर आपकी सब्सिक्वेंट हायर ग्रेड्स में अगर कभी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई, 18 में, 19 में या 20 में, तो ऐसी सूरत में आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब है इनिशियल रिक्रूटमेंट, आपकी पुराना सारा रिकॉर्ड डाटा सीनियरिटी खत्म। अब जो नई पीपीएससी से मेरिट लिस्ट आएगी उसके मुताबिक नए ग्रेड के अंदर आपकी नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक नया नंबर, सीनियरिटी नंबर आपको साइन होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी आप सुपरसीड हो जाए, सुपरसीड बहुत सख्त सजा है इसमें, जो है वो प्रमोशन जब केसेस जाते हैं तो कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, इसकी डिटेल आप उसमें देखेंगे प्रमोशन पॉलिसी 2010 के अंदर जब आपको पढ़ाई जाएगी, कि अगर आपकी लास्ट 5 ACRs में कोई मेजर पेनल्टी पीडा की या माइनर पेनल्टी हो तो उस सूरत में सिर्फ जो है वो सुपरसीड किया जाता है। सुपर सेशन की सूरत में आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाता है और आप उससे जूनियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एचईडी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ऐसा कोई केस ना देखा है ना सुना है, ठीक है। तो ये बहुत सख्त सजाएं नहीं दी जाती। और इसके अलावा आपकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो सकती है जब आप ईएल विदाउट पे पे जाते हैं बियॉन्ड 5 ईयर्स, तब आपका नाम नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, स्टैटिक लिस्ट पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी सीनियरिटी जो है वो
डिस्टर्ब हो जाएगी, बाद में जब वापस आएंगे तो फिर अकॉर्डिंगली दोबारा कैलकुलेट करके आपका पीरियड बीच में से माइनस करके आपकी सीनियरिटी दोबारा रीएडजस्टमेंट की जाएगी। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप का केस डेफर भी हुआ है ड्यू टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या इंक्वायरी थी बाद में फाइनलाइज हुई तो आप एग्जॉनरेट हो गए, ऑडिट पैरा था सेटल हो गया है, तो भी आपकी सीनियरिटी इंटैक्ट रहेगी और आपकी सीनियरिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट जो है वो मैंने जैसे आपको बताया सिविल सर्वेंट की जिस दिन वो रेगुलर उसकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन से ही वो जो है उसकी डीपी ऑफिस में वो मेंटेन हमारी एचडी जो है चूंकि पीपीएससी की रिकमेंडेशंस कि आने के 6 महीने बाद उनकी मेरिट लिस्ट कंबाइंड मेरिट लिस्ट आती है, वो डीपी ऑफिस में भिजवा दी जाती है। डीपी ऑफिस वहाँ पे आपकी रेगुलर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बना देता है। ठीक है, बैच जो चल रहा होता है जो ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट चल रही होती है उसमें नीचे आपके बैच को टेल के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, और वहां से ही जो मेरिट के मुताबिक आपको सीनियरिटी नंबर साइन कर दिया जाता है। अच्छा, आप सीनियरिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीपीएससी की मेरिट लिस्ट बनती है उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जी। उसमें आपको पता है आपके जो एकेडमिक से मार्क्स होते हैं उनकी भी कुछ वेटेज होती है, रिटन टेस्ट की वेटेज होती है, इंटरव्यू की वेटेज होती है, और भी उनके एक दो पैरामीटर है। मेरा पता नहीं कोई हाफिज कुरान को देते हैं, कोई डेथ इन सर्विस डेथ अगर किसी के पेरेंट्स की हुई हो तो कोई 10 नंबर शायद वहां पे भी दे देते हैं। वो सारे मिला मिलू के आपकी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपको जो है ना वेटेज के मुताबिक आपको नंबर मिल जाते हैं और उसके मुताबिक जिसके नंबर ज्यादा है वो ऊपर आता है, जिसके नंबर कम है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी सीनियरिटी बनती है याद रखें ये इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट है। पूरे बैच की 500 का बैच था, अगर सपोज रिकमेंडेशंस 500 के बैच की जो है वो आई हैं, डिपार्टमेंट ने रिक्वेजिशन की थी तो 500 के इकट्ठी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। ये नहीं कि इंग्लिश की अलग उर्दू अलग, ऐसे नहीं होगा, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी रूल्स के अंदर ये भी डिफाइन कर लिया गया कि अगर कल को ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए कि दो लोग हैं और एक ही ग्रेड के लिए उन्होंने अप्लाई किया, अब दोनों के मार्क्स सेम आ गए, क्या करें? तो इसका भी आंसर जो है वो उन्होंने दे दिया है इसके अंदर ही कि ऐसी सूरत में अगर ये दो लोग हैं उनके मार्क्स सेम आ गए हैं तो वो आदमी जिसकी उम्र ज्यादा है विच इज सीनियर इन एज शैल रैंक सीनियर टू द यंगर पर्सन। जिसकी उम्र कम है वो जूनियर हो जाएगा और जिसकी उम्र ज्यादा है वो सीनियर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको मैंने ये रूल बता दिया, इसके साथ ही इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं दो रूल्स आपके साथ और ऐड कर देती हूँ। समटाइम्स ये भी होता है कि एज डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, वैसे होता नहीं है मगर वो कहते हैं कि अगर कभी ऐसे ही हो जाए फिर क्या करें? मार्क्स भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी, आप क्या करें? किसको बड़ा करें किसको छोटा करें? तो जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि आप उनके नाम के स्पेलिंग्स देख लें अल्फाबेटिकली। जिसका अल्फाबेटिकली पहला सिर्फ नाम का पहला वर्ड अल्फाबेटिकली जिसका पहले आ रहा है उसको सीनियर कर दें, जिसका बाद में आ रहा है उसको जूनियर कर दें। अच्छा, अब मैं चौथी लास्ट प्रेपोजिशन के ऊपर जाने लगी। वर्स कम वर्स नाम भी एक ही अल्फाबेट से ए से ही शुरू हो रहे, अब क्या करें? तो द लास्ट ऑप्शन इज कि फिर हम जाते हैं टॉस पे। फिर वो कहते हैं जी टॉस कर दें, क्योंकि ये हमने एक्सरसाइज भी की है। डीपी ऑफिस की बहुत सारी कमेटीज की मैं मेंबर भी हूँ, तो उनके कुछ सीनियरिटी के डिस्प्यूट्स थे, उसमें उन्होंने कमेटी बना दी, तो आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो उसमें फिर हमने ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, हमने इन ऑप्शंस पे एक्सरसाइज भी की कि अगर वर्स कम वर्स जो है सारी चीजें कॉमन हो गई हैं तो फिर आप टॉस पे चले जाएं हेड टेल, जो फिर विन करेगा वो सीनियर हो जाएगा, जो लूज करेगा वो जूनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे जो हैं वो उसके रूल्स बता दिए अपॉइंटमेंट के प्रमोशन जो है अगर अपॉइंटमेंट थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो पिछले रूल्स बता दिए, और ये आगे आपको बता रहा है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन है तो इसको जो है वो सेक्शन 8 डील करेगा, और सेक्शन 8 के अंदर फिर जो है उसकी फर्दर जो ANCS रूल्स में फर्दर उसकी फिर डिटेल आ जाएगी कि हायर ग्रेड के लिए जो उसकी प्रमोशन होनी है उसके लिए उसकी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई एज की कोई बात तो नहीं है, वो सारी चीजें जो है सर्विस रूल्स में लिखे होंगे। और ये कि हायर ग्रेड में क्या सीट अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि प्रमोशंस की भी बहुत सारी रेगुलर प्रमोशन है, ऑफिशिएटिंग बेसिस प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस है, प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस है। तो ये क्या बुलाए हैं, सारी डिटेल्स आप जो है पढ़ेंगे प्रमोशन पॉलिसी 2010 के अंदर। जैसे कि मैंने बताया है कि चूंकि ये PCS एक्ट तमाम रूल्स रेगुलेशंस का जो है माखज है, मदर है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे टच हम करते जा रहे हैं कि प्रमोशन का सेक्शन 8 है और सेक्शन 8 के तहत जो प्रमोशन होगी, और प्रमोशन के लिए बाकायदा जो है चेक किया जाएगा कि सीट अवेलेबल है या नहीं है,
और उसके मुताबिक फिर देखा जाएगा कि कौन सी किस्म की प्रमोशन है। अभी मैंने आपको 3 प्रमोशन के नाम बता दिए। हम अपने अगर बात करें HED की, तो हमारे HED में आपको पता है कि हमारे केडर के अंदर 4 ग्रेड्स, ग्रेड 17 से हमारा केडर शुरू होता है, ग्रेड 20 तक जा रहा है। ग्रेड 17 लेक्चरर है, ग्रेड 17 है, पोस्ट का नाम लेक्चरर। ग्रेड 18 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड 19 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, और ग्रेड 20 है प्रोफेसर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये भी हो सकता है कि ग्रेड 21 भी है। ग्रेड 21 की जो हमारी पोस्टें हैं वो बेसिकली नॉन क्लासिफाइड पोस्टें हैं, पहले 1 थी 4 कर दी हुई हैं उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से खाली पड़ी हुई हैं। और उनके लिए जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है दैट इज प्रमोशन ऑन मेरिटोरियस सर्विसेज, सीनियरिटी कम फिटनेस पे नहीं है। 17 से 20 जो हमारी प्रमोशन है दैट फॉल्स अंडर द प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस। लेकिन ग्रेड 20 की जो प्रमोशन है वो प्रमोशन ऑन मेरिटोरियस सर्विसेज है। ठीक है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं, कुछ अपने उन्होंने अपने SOPs बनाए हुए हैं। पर आप सब प्रमोशन पॉलिसी 2010 पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें पता चलेगा। अच्छा, ये हमारा एक 4-year फॉर्मूला है जी, जो फाइनेंस ने फिक्स किया हुआ है। पुराना जो हमारा फॉर्मूला था बिल्कुल पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर था, जिसमें हमारी बेस बहुत ब्रॉड थी और ऊपर हमारी टिप जो है वो बहुत नैरो है। ग्रेड 17 की 50 पोस्टें थी, 18 की अगर 100 पोस्टें हों 100, तो उसमें कैसे डिवीजन होगी? आउट ऑफ 150 शैल बी रिजर्व्ड फॉर लेक्चरर, 34 AP की हैं, 15 एसोसिएट की हैं और 1 जो है वो खाली प्रोफेसर की। यही वजह थी कि इसमें प्रमोशंस बहुत 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 लेट होती थी। आप यकीन करेंगे, आप तो बड़े अच्छे अब रह गए हैं, आपकी बड़ी रैपिड प्रमोशन हो रही है। मैंने देखा 11-11 12-12 साल बाद आपकी ग्रेड 18 में प्रमोशन हो रही है। प्रीवियसली ये 2014-15 में रिवाइज हुआ है, उससे पहले तो जो लेक्चरर ग्रेड की प्रमोशन होती थी ना, वो इट टुक 18 to 20 ईयर्स, 18 से 20 साल लगते थे एक लेक्चरर को AP में प्रमोट होते। तो उसकी वजह यही थी कि नीचे सीटें ज्यादा थी, ऊपर सीटें बहुत कम होती थी, सीटें खाली ही नहीं होती थी। सीटें खाली होनी थी तभी प्रमोशन की बारी आनी थी। तो अब इसमें यूनियन ने बड़ा रोल प्ले किया, इन्होंने बड़ी मीटिंग्स की, कन्विंस किया FD को, क्योंकि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जाता है। जब हम हायर ग्रेड्स की पोस्टें इंक्रीज करते हैं तो बजट इन्वॉल्व होता है, बजट इंक्रीज होता है। ठीक है। तो फाइनेंस की कंकरेंस बड़ी जरूरी होती है। तो यहाँ पे फाइनेंस से कंकरेंस ली गई और फाइनेंस ने अलाउ किया है। 40 फॉर्मूला हमारा वैसे भी 2-3 साल बाद रिवाइज होता रहता है, क्योंकि नई हमारी SNE की पोस्टें आती हैं, वो एड अप होती हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ, कार्डर स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती रहती है। एनीवेज, अब जो हमारा 40 फॉर्मूला है उसमें देखें 8 पोस्टें उन्होंने ग्रेड 17 से निकाल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। 2 पोस्टें 18 की बढ़ा दी हैं, 4 पोस्टें 19 की बढ़ा दी हैं, 2 पोस्टें BS 20 की बढ़ा दी हैं। इससे इसका फायदा ये हुआ है कि हमारी जो प्रमोशन है ना वो बहुत ज्यादा रैपिड होगी। अभी आप देखें कि हमने पिछले महीने ग्रेड 19 to 20 की जो PLT कराई है, उसमें 2 साल पहले वो लोग 19 में प्रमोट हुए हैं, 2-2.5 साल में से। और देखें ऊपर सीटें अवेलेबल हो गई हैं, तो उनकी जो है वो PLT होगी और होपफुली अगले 6 महीने साल तक उनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए सेक्शन 10 को हम देखते हैं। इट इज डीलिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, कि अगर किसी जो है वो सिविल सर्वेंट की सर्विस को टर्मिनेट करना है तो कैसे टर्मिनेट होगी? अगर वो सिविल सर्वेंट प्रोबेशन के ऊपर है, तो मैं पीछे भी आपको बता की हूँ, फर्क यही है प्रोबेशन का और रेगुलर का। अगर वो रेगुलर है तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं होंगी, उस पर बाकायदा पीड़ा जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन इन्वोक होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर वो सिविल सर्वेंट परमानेंट नहीं है, अभी टेम्पररी सर्वेंट का स्टेटस है, प्रोबेशन पे काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाती हैं। उसको ऊपर रेगुलर पीड़ा की इंक्वायरियां शुरू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। और सिंपल क्या करना है, उसको या तो 1 महीने का नोटिस दे देना है एडवांस, कि 1 महीना तुम काम करोगे उसके बाद तुम फारिग हो, या दूसरी सूरत में फौरन इमीडिएटली फारिग करना है तो फिर उसको एडवांस एक तनख्वाह देनी है। ठीक है। उसको जो है वो एडवांस पे दे देनी है 1 महीने की, और उसको कहना है बस तुमने कल से आना नहीं है, तुम्हारी सर्विसेज फारिग है। ठीक है। तो ये एक फर्क है जी प्रोबेशनर में और रेगुलर एम्प्लॉय में। अच्छा, उसके बाद हम जरा जल्दी से ये प्रोविजंस ऑफ एक्ट जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके फुल फ्लैज लेक्चर्स आने हैं। ठीक है। सेक्शन 14 जो है वो कंडक्ट को डील कर रहा है। एक सिविल सर्वेंट जो है उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कौन सा काम वो कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता, उसके डूज एंड डोंट्स सारे के सारे कंडक्ट रूल्स हैं 1966 के, इसमें बयात बता दिए गए हैं और ये आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर सेक्शन 15 है इसका END रूल्स,
एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये बताना, ये तय करना, लिख के देना और समझा देना बहुत जरूरी है एम्प्लॉय को कि तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारे पे ये जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है, तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टीज मेजर माइनर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा ईएनडी रूल्स हैं। ये आपको ये पुराने थे ईएनडी रूल्स, वेस्ट पाकिस्तान 1960 थे, अमेंड हुए, फिर ईएनडी रूल्स 1975 हो गए, फिर अमेंडमेंट्स आई, नाम चेंज हुआ, ईएनडी रूल्स 1999, फिर पीआरएसओ आ गया 2001 और आजकल हैं जी ईएनडी रूल्स, आजकल है पीडा एक्ट 2006। ठीक है, जो इन वोग है, इसके तहत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, शो कॉज वगैरह दिया जाता है, सजा दी जाती है। सेक्शन 16 इसका लीव्स को डील कर रहा है। हमारे पास रिवाइज अब इसका नाम पड़ गया जी रिवाइज लीव रूल्स 1981 और ये रिवाइज हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। इसमें कौन सी छुट्टी आपको एडमिसिबल है, नहीं है, ये सारी की सारी डिटेल आप अपने रिवाइज लीव रूल्स 1981 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 जो है इसका डील कर रहा है रिटायरमेंट, कि एक सरकारी मुलाजिम जब अपनी 60 ईयर्स की सर्विस पूरी करके रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसके अलावा कब कब उसको जो है वो पेंशन मिलेगी। सेक्शन 18 उसको डील कर रहा है, कितने परसेंट मैक्सिमम वो अपनी पेंशन जो है वो उसको कम्यूट करा के ग्रेजुटी ले सकता है। जैसे आजकल 65 और आपको पता है 35 है, 65% मैक्सिमम पेंशन ले सकता है, 35% मैक्सिमम वो कम्यूट करा के ग्रेजुटी की फॉर्म में ले सकता है। ये सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट क्या होगी, ये सारा इसके ऊपर जी मेरा ही आपके साथ लेक्चर आएगा, पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है, होपफुली आप भी बड़ा इससे लर्न करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद आता है डेपुटेशन रूल 18। रूल 18 इसको डील कर रहा है, ये है कि अगर एक सूबे का मुलाजिम या फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम किसी सूबे में जाके काम करना चाहता है, या एक सूबे का मुलाजिम फेडरल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जाके काम करना चाहता है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। एक उसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है जो लेंडिंग गवर्नमेंट है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी सर्विसेज हायर करना चाहती है, वो बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों में कंसल्टेशन होगी। सबसे पहले वो जो बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेगी, पूछेगी कि जी हम इसको लेना चाहते हैं, सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, क्या आप इसको हमारे पास भेजना पसंद करेंगे, इसको एनओसी दे देंगे। फिर अगर पेरेंट डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है तो उसके बाद वो उसकी रिक्विजिशन करेंगे सर्विसेज की, और फिर पेरेंट डिपार्टमेंट जो है उसको डेपुटेशन पे भेज देता है। ठीक है, तो इसके लिए रूल 18 है। ये पूरी जी फुल फ्लैट डेपुटेशन पॉलिसी है 1998 की। इसके स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और ये इनिशियली 3 साल के लिए भेजा जाता है, उसके बाद 1 साल एफडी देता है, फिर बाकी बियॉन्ड इन रिलैक्सेशन ऑफ डेपुटेशन पॉलिसी 1998 सीएम की पावर है, फिर सीएम के पास केस भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी ऑल्टरेशन इन डेट ऑफ बर्थ। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट टाइम सरकारी मुलाजिम की एंटर हो गई थी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, वो फाइनल है। उसमें किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन की जो है वो पावर किसी के पास नहीं है। हाउएवर मैं आपको मैं ये बता दूं कि चेंज इन डेट ऑफ बर्थ की सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी जो है वो उस बोर्ड के पास है जहां से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उस बोर्ड, हर बोर्ड ने अपनी अपनी 2 कमेटीज बनाई होती हैं, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ कमेटी और चेंज इन नेम कमेटी, चेंज ऑफ नेम कमेटी। ठीक है, जिसमें आपको स्पेलिंग चेंज करने हैं अगर नाम के, तो वो कराई जा सकती है, क्योंकि मैट्रिक की सनद वो वाहिद सनद है, सर्टिफिकेट है जिस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है ना वो फाइनल हो गया। उसके बाद आपने अगर कोई फीमेल के केस में सिर्फ परमिशन है कि शादी के बाद अगर अपना नाम चेंज कराना चाहती है तो उसके लिए बाकायदा ऑर्डर हो जाता है, रेस्ट ऑफ द केसेस में नाम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से जो है वो मतलब अगर किसी ने चेंज ऑफ नेम कराना है या चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ कराना है तो उसको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की उस कमेटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करके। कमेटी की रिकमेंडेशन फिर चेयरमैन के पास जाती हैं, अगर चेयरमैन अलाउ कर दें तो ओनली इन दैट केस उसका नाम चेंज होता है, और अगर चेंज हो जाता है तो फिर उसको रिस्पेक्टिवली तमाम एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी चेंज कराना होता है, और फिर नादरा के रिकॉर्ड में भी चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऑफिस के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, ये रूल यहाँ पे ये भी बता रहा है आपको
कि वो जो रिकमेंडेशंस आती हैं डिपार्टमेंट में उनकी एक लाइफ है, और वो लाइफ है जी 190 डेज। 190 डेज के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ने उस पर फर्दर एक्शन लेना होता है, ऑफर अपॉइंटमेंट देनी होती है, और उसके बाद ऑफर अपॉइंटमेंट को जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाता है, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बाद ज्वाइनिंग टाइम है, ज्वाइनिंग टाइम में आपने ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते आप एक्सटेंशन ले लें, अगर वो एक्सटेंशन भी खत्म होगी, ज्वाइन नहीं करते, तो फिर वो जो सिलेक्शन होती है दैट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर ये है कि जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो 1 साल के अंदर अंदर पीपीएससी को लिख सकता है कि जी ये हमारे 10 लेक्चर्स ने ज्वाइन नहीं किया, हमें मेरिट लिस्ट में अगले जो 10 लेक्चर्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस भेज दी जाएं। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट के पास एक जो है वो प्रोविजन मौजूद है। आगे चेंज ऑफ नेम, ये मैंने आपको बता दिया है, ये अगेन वो कमेटी से ही आपको करवाना पड़ता है और फिर डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में जी हमारे पास आ जाता है रिक्रूटमेंट रूल्स। अच्छा, चेंज ऑफ नेम में एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें फीमेल सिविल सर्वेंट्स को परमिशन दी गई है कि अगर वो शादी की सूरत में अपना नाम चेंज कराना चाहती हैं तो उनको सिर्फ जो है ना वो फादर के नाम की जगह हस्बैंड का नाम लग जाता है, लेकिन इसके लिए उनको जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, साथ कंप्यूटराइज्ड सीएनआईसी की कॉपी, पे स्लिप की कॉपी लगानी पड़ती है, और अब तो वो कंप्यूटराइज्ड निकाहनामे की कॉपी भी मांगते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट वो नाम चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन मेल जो है वो अपना नाम ऐसे चेंज नहीं करा सकते, उनको अपने रिस्पेक्टिव जो बोर्ड है उससे ही नाम चेंज अगर होगा तो वहीं से होगा, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। और जो भी नाम चेंज होगा ऐसी सूरत में, या स्पेलिंग चेंज हुए हैं, करेक्शन हुई है, वो फिर नादरा का जो रिकॉर्ड है उसके उसके अंदर भी सीएनआईसी जो कंप्यूटराइज सीएनआईसी है उसमें वो चेंज इनकॉर्पोरेट करानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जी लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल्स, जिनका मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था। रिक्रूटमेंट रूल्स जो है हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स या सर्विस रूल्स बनाता है। ये एक सर्विस रूल्स कमेटी में जाते हैं, उसको एसआरसी कहते हैं, उसको चेयर करते हैं सेक्रेटरी रेगुलेशन। जो भी डिपार्टमेंट अपने रूल्स में अमेंडमेंट करना चाहे या अपने कोई नई पोस्टें आई हैं उनके लिए नए सर्विस रूल्स बनाना चाहे, उसके लिए परफॉर्मा उसको फिल करना होता है, वर्किंग पेपर बनाना होता है, जस्टिफिकेशन देनी होती है, और फिर एसआरसी की कमेटी में भेजा जाता है। वहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ पे इस पर डिटेल डेलिब्रेशन डिस्कशंस होती हैं। अगर कमेटी कन्विंस हो जाए तो वो फिर जो है अमेंडमेंट की इजाज़त दे देती है, और नए रूल्स भी जो हैं वहीं पे बनाए जाते हैं, उसका अप्रूवल होता है और रूल जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। मसलन आप जैसे आप इसको देखें, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट अगर हम बनाना चाहते हैं एचईडी आ गया। ठीक है, फंक्शनल यूनिट देख लें जी, नीचे कोई क्या है उसमें, कॉलेज केडर की आ गया। कॉलेज में हमारे पास अब 2 स्ट्रीम्स आ रही हैं, जनरल केडर है कॉमर्स से। तो जैसे जनरल केडर का अगर बनाना चाह रहे हैं, जनरल केडर आ गया कॉलेज केडर में। नेम ऑफ द पोस्ट, फॉर एग्जांपल वो प्रोफेसर की पोस्ट के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर लिख देंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिखी जाएगी जी, उसकी कौन है, जाहिर है आपको पता है ग्रेड 20 की पोस्ट है, इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट। हाँ जी, अगर हम इनिशियल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं ग्रेड 20 के लिए हमारे सर्विस रूल्स में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी है। पीएचडी होगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप सकते हैं आगे वो कह रहे हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बता दें क्या होगा, ग्रेड 20 का कितने % प्रमोशन की होगी, कितने % इनिशियल रिक्रूटमेंट पे होगी। आप सब जानते हैं हमारी जो ग्रेड 20 की पोस्टें हैं उसमें हमारे सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है टोटल कार्डर स्ट्रेंथ की 80% पोस्टें थ्रू प्रमोशन फिल होगी, 20% पोस्टें थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन या इनिशियल रिक्रूटमेंट फिल होगी। यहाँ पे 80-20 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से एज लिमिट फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट बता दिया जाएगा, मेरा ख्याल है वहाँ पे लिखा भी हुआ है। आई थिंक मिनिमम शायद पता नहीं 45 है या इस तरह से 50 है कुछ, मैक्सिमम कितनी होगी वो भी लिख दिया जाएगा। फिर उसके साथ अगर कोई एसोसिएटेड उसके साथ कोई एग्जाम ट्रेनिंग या कोई और कंडीशंस अगर आपने कहना है कि जी हाँ इसकी मिनिमम जो है वो 2 हफ्ते की पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी, टेस्ट भी होगा, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, और ये सारा जो है भेज दिया जाता है। अगर कमेटी इसको अप्रूव कर लेती है तो इस बेसिस के ऊपर ये जो है सर्विस रूल्स बन जाएंगे, या कोई अमेंडमेंट करनी है तो भी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। सिमिलरली नई पोस्टें क्रिएट हुई हैं एसएनई की, उसके लिए जो है ऐसे ही पोस्टों का अप्रूवल लेने के लिए यही परफॉर्मा जो है फिल किया जाएगा और भेजा जाएगा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ और भी बतानी है कि ये रूल है सर्विस रूल्स में, ये बाकायदा डिफाइन किया गया है कि जब भी हम हायर ग्रेड की पोस्टें के लिए सर्विस रूल्स बनाएंगे
तो वो हम 100% पोस्ट जो है वो थ्रू प्रमोशन फिल नहीं कर सकते, ये रूल्स में लिखा हो। क्योंकि ना ये एक तो बड़ा थोड़ी ऑब्जेक्शन भी आती है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं ये डायरेक्ट सिलेक्शन जो है नहीं होनी चाहिए, 100% पोस्टें जो है ना, कई दफा यूनियन भी इससे बात करती है कि सारी 100% पोस्टें जो है ना वो थ्रू कर दें आप, प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस पे कर दें। और वजह उसमें इनकी क्या होती है कि ये देखें ना, डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टें तो फिल ही नहीं होती, डिपार्टमेंट भेजता नहीं है। जैसे वो पिछले दिनों कोर्ट केस भी रहा, ग्रेड 19-20 की पोस्टों के ऊपर झगड़ा पड़ा हुआ था 2016 के बाद, सच्ची बात है हुई भी नहीं है। ग्रेड 19 और 20 आखिरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई हैं और 2015 में हुई है, 2016 उसके बाद तो हुई भी नहीं है, क्योंकि वो उस पर थोड़ा एक कोर्ट केस था जिसकी वजह से एक मसला आ गया था। वो अभी क्लैरिफिकेशन हुई है और डिपार्टमेंट अब इस पे काम कर रहा है इन पोस्टों पे। तो वो कहते हैं अच्छा चले ऐसे करें, ये पोस्टें फिल नहीं हो रही तो इनको ना आप उठा के तो प्रमोशन कोटे की पोस्टों में डाल दें, इनको प्रमोशन के थ्रू फिल कर दें। तो इसमें एक चीज आपको बतानी ये है कि हर पोस्ट का एक क्राइटेरिया है फिल होने का। अब जिस 20% पोस्टें जो हैं अब वो रिजर्व कर दी गई हैं फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। अब किसी भी वो खाली पड़ी हैं तो खाली रहेंगी, किसी भी सूरत वो 20% पोस्टें इनिशियल रिक्रूट इसमें प्रमोशन के थ्रू फिल नहीं हो सकती। इसी तरह हम ये कहें जी 80% पोस्टें हैं तो ये प्रमोशन वाली हैं, इनमें से उठा के हम 10% या 5% डायरेक्ट कोटे में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हर पोस्ट का एक क्राइटेरिया है, एक उसका मेथड है, लिख दिया गया है, डिफाइन हो गया है पेपर्स में, कागजों में, रूल्स में, उसने उसी के थ्रू फिल होना है, अदरवाइज वो फिल नहीं हो सकती। खाली है तो वो खाली पड़ी रहेगी, ठीक है। और रूल्स में ये भी लिखा गया है कि जितनी भी हायर ग्रेड की पोस्टें, 17 तो हमारा केडर स्टार्ट हो रहा है ना 17 से, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ये तो इनिशियल इंडक्शन है। यहाँ पे ये 100% है थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट। ऊपर जब आप जाएंगे ना 18, 19, 20, तो वहां पे रूल्स क्या कहते हैं कि हम 100% थ्रू प्रमोशन नहीं कर सकते। मिनिमम जो रूल है वो है 4:1 का, कि अगर आपके पास टोटल किसी भी केडर की 5 पोस्टें, 5 से कम है तो ठीक है, ओके फाइन, आप उसको प्रमोशन के थ्रू फिल करें। 5 या 5 से ज्यादा है तो उसमें ये कंडीशन है कि आप 5 में से 4 पोस्टें मैक्सिमम रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस, और एक पोस्ट लाजमी आपको रिजर्व करनी पड़ेगी थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन यानी इनिशियल रिक्रूटमेंट। ठीक है, यही आपने देखा ना यहाँ पे, इससे ज्यादा भी की जा सकती है। जैसे आपने देखा 17 to 18 75-25 है, ज्यादा कर दी, ज्यादा कर लें आप, लेकिन मिनिमम 80-20 रखना ही रखना है। इसलिए उन्होंने मिनिमम 80-20 का ग्रेड 20 के लिए रखा हुआ है कि ग्रेड 20, सपोज मैं कहूँ कि ग्रेड 20 की टोटल पोस्टें जो हैं, मुझे नहीं पता इस वक्त, ग्रेड 20 की हमारे टोटल पोस्टें सपोज 1000 है कॉलेज केडर की, तो 1000 में से इसका क्या मतलब हुआ, 800 टोटल पोस्टें रिजर्व होंगी प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेस के ऊपर, और 200 पोस्टें 200 पोस्टें रिजर्व होंगी फॉर प्रमोशन थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल। और अब हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। असद आप इनको देख लीजिएगा, अगर इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो इन्हें बारी बारी अनम्यूट करते जाइएगा, मैं इनका क्वेश्चन सुनती जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, प्रोफेसर नदीम अहमद फ्रॉम सेटलेट ऑन बॉयज कॉलेज गुजरांवाला। वालेकुम सलाम। Madam, my question is regarding if we change the cadre. For example, I worked in police for 2 years and then I got selection through PPSC in grade 17. लेकिन मुझे previous और I left the previous department through proper channel. मतलब वहाँ से relieving proper हुई और सारा जो formalities थी वो सारी की. But the new department didn't give me any मतलब benefit of my ex-service. Not even in service and also not in my salary as well. What will you say about it? अनफॉर्चुनेटली दिस इज डायरेक्ट सिलेक्शन, ये वो चीज नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन में कहते हैं जी इनिशियल अपॉइंटमेंट है, इनिशियल रिक्रूटमेंट है, इनिशियल भर्ती है। आपको एक और चीज बताती हूँ, जब आप ग्रेड 17 से 18 में प्रमोट होते हैं आपको एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट मिलती है। पता नहीं कितने लोगों को में से आप में से कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता, लेकिन आप में से जो लोग डायरेक्ट ग्रेड 18 में आए हैं, जब उनकी पे फिक्सेशन हुई थी तो उनको प्री मेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिली थी। आप तो कोई जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में आए, इसमें यह है कि इवन हमारा अपना केडर, अपने जो है ना एचईटी का बंदा, वैसे है ये ज्यादती, ये होना नहीं ऐसा चाहिए,
लेकिन मैंने इसको चेक किया था क्योंकि जो मेरे अपने साथ ये मसला था, तो फिर मैंने चेक किया था, इवन फेडरल गवर्नमेंट से भी चेक किया। तो मुझे वैसे किसी ने ना अभी लास्ट एक ट्रेनिंग में बताया कि नहीं फेडरल गवर्नमेंट में है। बहरहाल मैं जुबानी बातों को पे बिलीव नहीं करती जब तक कि लेटर देखना लूँ। मैंने उन साहब को भी कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा लेटर है तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वो ये कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर वो प्री मेच्योर इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा लेटर अभी सच्ची बात है देखा नहीं है, तो मैं इस बात को जो है ना वो नहीं कर सकती, सेकंड नहीं करती। मेरे पास जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इवन फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी जो डायरेक्ट सिलेक्शन पे आते हैं उनको प्री मेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, जो हमारे ही जो सेम डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उनको पे प्रोटेक्शन मिलती है। पे प्रोटेक्शन से मुराद है कि अगर वो 18 में आए, सपोज 18 की इनिशियल जो है पे वो 60,000 है और पीछे से वो ग्रेड 17 में उसकी 66,000 हो गई थी, हाँ उसको पे प्रोटेक्शन मिलेगी। अब उसकी 60 पे नहीं उसकी फिक्सेशन होनी, 66 पे ही चलेगी। ठीक है, वो पे प्रोटेक्शन उसको मिल गई। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आएंगे, अगर वो सरकारी महकमा है, गौर से सुनिएगा, अगर वो सरकारी महकमा है तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगी मगर प्री मेच्योर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी प्राइवेट महकमे से आएंगे तो फिर आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू जी, आपको समझ आया, गुड, आपने गौर से सुना, अच्छा लगता है पार्टिसिपेंट्स ध्यान से गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद इस्लाम खान, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से। मैडम क्वालिफाइंग सर्विस का आपने बताया कि 25 इयर्स है। हमारे दो बैचेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहे 2002 से लेके 2012